safely inside your homes. Okay, so we'll continue with the chapter surface chemistry, and today I'm going to take up a very easy and a very interesting topic, that is catalysis. ठीक है, catalysis मतलब किसी chemical reaction को catalyst की मदद से करना. ठीक है, Before we go into the nitty-gritties of this topic, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, हम खाना खाते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ यू ईट. खाने के बिना तो कोई जिंदा रह नहीं सकता. ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं, इट इज सेड कि एक एवरेज जो हमारी इंडियन मील है खाना, उसको 3 to 4 आवर्स, सबसे लाइटेस्ट मील भी खाएंगे हम तो 3 to 4 आवर्स डाइजेस्ट करने में लगते हैं जो हम लंच खाते हैं. ठीक है, जो हम बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, राइट. And you also know that even if you don't know, so you should know that कि जब हम खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, इवन हमारे मुंह में भी सब जगह इतनी सारी एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स क्या है? एक तरह के कैटलिस्ट्स हैं जो खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, और अगर हमारी बॉडी को बिना किसी एंजाइम की हेल्प से खाना डाइजेस्ट करना हो तो इट विल टेक 50 years. Yes, 50 long years instead of 3 to 4 hours. So that is the importance of catalyst in a chemical reaction. ठीक है, तो अगर हमारे खाने के डाइजेशन के प्रोसेस में कैटलिस्ट नहीं यूज हुआ तो टाइम इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 4 hours to 50 years. ठीक है, so you can imagine the importance of enzymes, that is the catalysts in our body. So in general we are going to talk about catalysis. ठीक है, सबसे पहले हम definition देखते हैं. कैटलिस्ट की रिएक्शन KClO3 को जब आप हीट करते हो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, it decomposes to KCl plus O2. This is a very slow reaction. ठीक है, so let's एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं. This is 2, 2 and 3. बोलिए ऐसे कैरी करें. So the temperature required is as high as 500 degree Celsius. अब मैं इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट डाल देती हूँ. कोई भी नहीं उठा के डाल देते, स्पेसिफिक होता है हर एक रिएक्शन का. वील डू दैट इन डिटेल्स. जब मैं इसमें एक कैटलिस्ट डाल देती हूँ, सो द सेम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड नाउ दिस इज अ कंसिडरेबली फास्ट रिएक्शन. ठीक है, सो अब ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया है, right, and the temperature range has also reduced from 653 to 473 to 633 Kelvin. ठीक है, तो this is a catalyst. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट ने क्या किया. एक तो लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गया, नंबर 1. नंबर 2, जो रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट हुआ. ठीक है, राइट. एंड नंबर 3, रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट साइड में कहीं मैंगनीज नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको तेज करने के लिए. ठीक है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है. ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द मास और द अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट. रिएक्शन के बाद आपको उतने का उतना कैटलिस्ट वापस मिल जाता है. ठीक है, राइट. सो कैटलिस्ट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस. अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the speed of the reaction ठीक है, and remains unchanged in mass और कंपोजिशन. ना इसका फॉर्मूला चेंज हुआ, ना इसका अमाउंट चेंज हुआ.
after the reaction. ठीक है, राइट. सो दिस इज अ कैटलिस्ट. इफ यू रिमेम्बर, हमने कैटलिस्ट केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था. वहाँ हमने क्या पढ़ा था? वहाँ हमने पढ़ा था कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को कैसे तेज कर रहा है. इट इज प्रोवाइडिंग अ लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ. तो यहाँ हम फिर से कैटलिस्ट पढ़ेंगे, थोड़ा हम एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. ठीक है. सो कैटलिस्ट क्या चीज़ है जिसने रिएक्शन को तेज कर दिया, राइट. उसके बाद व्हाट इज द कैटालिसिस. व्हाट इज कैटालिसिस? कैटालिसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज कैटालिसिस. क्लियर है? सो नेक्स्ट वी कम टू फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट्स का. नाउ फर्स्ट लेट्स लुक एट पॉजिटिव कैटलिस्ट्स. पॉजिटिव कैटलिस्ट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंसेस which increase the rate of reaction. ठीक है, as expected. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? जो रिएक्शन की स्पीड को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहे हैं. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, तो ये कैसे बनती है? इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? इस रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं. नेगेटिव कैटलिस्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, सो दीज आर द सब्सटेंसेस which decrease the speed of a chemical reaction. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल? अगर आपको याद हो, हमने 11th में इसका एग्जाम्पल किया था जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्टोरेज की थी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. इवन बड़े बड़े रूम टेम्परेचर में थोड़ी सी लाइट भी पड़े उस पर तभी डिकम्पोज हो जाता है. जोर से शेक कर दो तभी डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, सो टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, ताकि इसमें केमिकल रिएक्शन ना हो. ठीक है, या बहुत स्लो हो जाए अगर डिकम्पोजिशन होए, इसमें हम क्या ऐड करते हैं? वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. तो यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है इट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट. ठीक है, क्लियर है, राइट. वी स्टडी प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स. अब प्रोमोटर्स नाम से पता लग रहा है कि जो किसी चीज को बढ़ा सकते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स. प्रमोट करना, बढ़ावा देना. सो प्रोमोटर्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस which increase the activity of a catalyst. ठीक है, उसी तरह पॉइजन्स क्या है? दे आर substances which decrease the activity of a catalyst. ठीक है, पहले प्रमोटर के एग्जाम्पल में आते हैं. दैट इज हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस किस लिए यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. उसमें हेबर्स प्रोसेस में, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो इन अ हेबर्स प्रोसेस what is happening? We are using iron as a catalyst. और आयरन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर. ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट और कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर.
ठीक है। सिमिलरली नाउ लेट्स लुक कि पॉइजन क्या होते हैं। पॉइजन का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाउ आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर आपने नहीं पढ़ा है, आईसीएसई स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, उनके 10th के सिलेबस में है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप बहुत डिटेल्स में पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है, ग्रुप 16 में, राइट। सो इसमें क्या है कि जो आर्सेनिक है, नाउ इफ वी आर यूजिंग प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, और अगर हमने इस प्रोसेस में अपनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अच्छे से प्योरीफाई नहीं किया, तो उसमें अगर आर्सेनिक के 1-2 मॉलिक्यूल्स भी हुए तो आर्सेनिक क्या करेगा, प्लैटिनम की सरफेस खराब कर देगा। सो आर्सेनिक एक्ट्स एज अ पॉइजन इन दिस प्रोसेस, इट स्पॉइल्स द कैटलिस्ट प्लैटिनम, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट्स। So next we come to heterogeneous, heterogeneous and homogeneous, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करते हैं heterogeneous and write it as hetero, ठीक है। heterogeneous and homogeneous catalysts. Okay, now नाम से पता लग रहा है, काफी आइडिया हो गया होगा, लेकिन लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले आ जाते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट्स पे, ठीक है। होमो मतलब सेम, तो होमोजीनियस मतलब क्या होएगा, होमोजीनियस मतलब जिसमें लेट्स से जनरल रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम एक बहुत बेसिक सा रिएक्शन लेते हैं, R इज रिएक्टेंट, P इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ C कैटलिस्ट, ठीक है। सो नाउ अगर इन तीनों की स्टेट सेम है, व्हाट इज सेम, स्टेट, स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर इन तीनों की स्टेट सेम है देन इट इज अ homogeneous catalyst, that is the state of the catalyst is same as reactant and product, and this process is going to be called homogeneous catalysis. ठीक है। So let's take an example, वही जो हमने लिया था, SO2 plus O2 gives SO3, ठीक है, in the presence of vanadium pentoxide. So this is a gas, this is a gas, this is a gas, and this also is a gas, ठीक है। So homogeneous catalysis क्या है, एक प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों सेम स्टेट में है, दैट इज होमोजेनियस कैटलिसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट्स, एंड इसके प्रोसेस को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो ये जो कैटलिसिस है मतलब केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। वेरी सिंपल, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेम आपको मैं एग्जांपल यूज कर रही हूँ इसमें डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इस स्टेप में, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, बेसिकली ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के स्टेप्स हैं, ठीक है। आई यूजुअली यूज एग्जांपल्स जो आपको ऑलरेडी सिलेबस में, जिससे आपको चीज याद भी रहेगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ प्लैटिनम यूज कर रही हूँ, विच इज यू नो इट्स अ मेटल, इट्स अ वेरी हार्ड मेटल, सॉलिड स्टेट में है, तो अगर कैटलिस्ट की स्टेट आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टेट से नहीं मिलती, सच अ कैटलिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट and such a reaction is a heterogeneous catalysis. Clear है? I'm sure very easy. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. Now the next topic is activity and selectivity of a catalyst. ठीक है. Now
what does the word activity of a catalyst means? It is the property of a catalyst, that is which helps it to increase the rate of a chemical reaction greatly. ठीक है, सो बेसिकली एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट मीन्स कि एक कैटलिस्ट जब आप किसी रिएक्शन में डालते हो तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. हमने इतने सारे रिएक्शंस कर लिए, आप कोई भी लिख सकते हो. यू कैन राइट SO2 plus O2 in the presence of platinum is giving SO3. Even you can write H2 plus O2 in the presence of platinum is giving you H2O. ठीक है, राइट. सो दिस इज एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट की ये जो प्रॉपर्टी है हर एक कैटलिस्ट में है. कोई भी कैटलिस्ट जो है जब उसको डाला जाता है उसके केमिकल रिएक्शन में, मैं आपको बार बार ये इंडिकेट कर रही हूँ कि बड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन होता है. अभी हम आएंगे कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज पे. सो एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट मीन्स कैटलिस्ट के डालते ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. What is then selectivity of a catalyst? Okay, now coming on to selectivity of a catalyst. आपको दिख रहा है कि यहाँ तीनों में आपके रिएक्टेंट सेम है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ हमने कैटलिस्ट कौन सा लिया है. ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट ले रहे हैं तो मीथेन बन रहा है. अगर हम इसमें कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 ले रहे हैं तो मिथाइल अल्कोहल बन रहा है. अगर हम कॉपर कैटलिस्ट ले रहे हैं तो इधर मीथेनॉल बन रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट? दैट इट इज डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट दैट वी टेक इन अ केमिकल रिएक्शन अ सुटेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है उसका रोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भी है. सो दैट इज नोन एज सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है, सो एक केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट कैटलिस्ट्स यूज करके कैरी आउट किया जा सकता है, बट देन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन. ठीक है, ऑफ कैटलिस्ट्स. ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन. ठीक है, ये थ्योरी किसके लिए है? दिस थ्योरी इज फॉर हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट्स. ठीक है, now we are going to study the modern theory of adsorption for heterogeneous catalysts. ठीक है, now initially जब एड्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आया था तो इट वाज थॉट कि जो कैटलिस्ट्स हैं, जितने भी आपके मेटल्स हैं, वो गैसियस रिएक्शंस में हम यूज़ करते हैं. सो दे थॉट बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो एक मेटल की सरफेस है इट इज़ एक्टिंग लाइक अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स आके बैठ सकते हैं. ठीक है, बिकॉज यू नो गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं एंड दे आर इन अ रैंडम मोशन. ठीक है, सो उनमें अफेक्टिव कोलिजन्स होना उसकी चांसेस बहुत कम है. ठीक है, कोलिजन्स ही कम है, सो इफेक्टिव कोलिजन्स ऑब्वियसली और कम हुई. ठीक है, राइट. अब जब हम उसको एक मेटल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, क्या होता है कि ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इस मेटल की सरफेस पे आके बैठ जाते हैं. सो दे आर इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ सके कि वो रिएक्ट कर सकें. सो बेसिकली इनिशियली जो ओल्ड थ्योरी थी एड्सॉर्प्शन की फॉर हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट्स, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि गैस का रिएक्शन अगर आप एक सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ करो इसलिए तेज हो जाता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आके सॉलिड पे सारे आके इकट्ठे बैठ जाते हैं. जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो वो काफ़ी पास आ जाते हैं और उनको रिएक्ट करने का मौका मिलता है. ठीक है, एंड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलमोस्ट सेम बट इट्स अ वे अहेड. एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा है, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन. ठीक है,
मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, जैसे ये एक कैटलिस्ट है, ठीक है, और इसमें कैटलिस्ट में इट सेज, सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज इज कैटलिस्ट में फ्री वैलेंसीज होती है सरफेस पे, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत इजी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो कैटलिस्ट की सरफेस पे देयर आर लोकेशंस अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है अगर हम इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझें। सो जब रिएक्टेंट्स है, ये दो मैंने गैसेस ली ए और बी, ये जब दोनों आई तो पहला स्टेप क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। ये जो गैसेस थी ये इसकी सरफेस के पास आई, ठीक है। उसके बाद ये दोनों की दोनों गैसेस इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई, कैटलिस्ट के सरफेस पे बैठ गई। एब्जॉर्ब होना मतलब दे फॉर्म अ वीक लिंकेज, चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है चाहे वो केमिजॉर्प्शन है, ठीक है। सो दे गॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। Now they formed an intermediate compound. Can you see? यहाँ पे इनका A का कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड है, B का भी कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड है और आपस में भी बॉन्डिंग है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये पूरा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ठीक है। Once an intermediate compound is formed, the next step is कि ये जो A B है इनमें अब काफ़ी दोस्ती हो गई है, तो इन्होंने अब कैटलिस्ट की सरफेस त्याग दी, उसको छोड़ दिया और इवेपोरेट हो गए और वहाँ से भाग गए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज डीसॉर्प्शन। ये जो कैटलिस्ट इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसमें से नाउ सिंस दे हैव एसोसिएटेड विद ईच अदर, सो दे आर हैप्पी विद ईच अदर, दे डोंट नीड द कैटलिस्ट, तो ये इसकी सरफेस छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। सो दे इवेपोरेट अवे और दे लीव द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सो यहाँ आपके पास रिएक्टेंट्स थे, तो अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ, A plus B is giving AB in the presence of a catalyst, ठीक है। और ये रिएक्शन हुआ क्या, ऐसे, दिस इज द मैकेनिज्म। सो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी सेज कि जो सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट है इट हैज फ्री वैलेंसीज, दैट इज इट हैज स्कोप फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस, ठीक है। सो द गैसेस दे डिफ्यूज ऑन द सरफेस, उसके पास गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स हैं गैस के, दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, सो दे कम क्लोजर। नाउ आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट, एब्जॉर्ब हो गए इंडिविजुअली कैटलिस्ट पे, नाउ दे आर फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। Now once they have formed an intermediate compound, desorption occurs, they leave the surface of the catalyst, इससे इन्होंने अपना नाता तोड़ दिया कैटलिस्ट से। And can you see, so what is happening, it also shows that the catalyst remains unchanged, ठीक है। So what remains unchanged, catalyst remains unchanged in mass and composition, जैसा था, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, ठीक है। इसको क्विकली नोट कर लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस, ठीक है। शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस क्या होता है, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है कि आपके कैटलिस्ट के पोर्स की शेप क्या है, आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की शेप क्या है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है आपकी जियोलाइट्स की। सो व्हाट आर जियोलाइट्स, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ईजी भाषा में समझें तो जियोलाइट्स आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये किससे बने हुए हैं, दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पीछे, इसके नाम के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि एक मिनरलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने जियोलाइट, उनको एक पत्थर की तरह होता है वो मिला,
और वो इसका कॉम्पोजिशन स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने इसको बर्न किया। तो जब बर्न किया तो इसमें से इतना ज़्यादा वाटर वेपर, इतनी ज़्यादा स्टीम निकली, ठीक है, जैसे ये पानी से भरा हो। तो उन्होंने इस पत्थर का नाम रख दिया जियोलाइट, ठीक है। जियो मीन्स बॉयल एंड लिथोस मीन्स स्टोन, मतलब वो पत्थर जो पानी की तरह जिसमें से उबलने से भाप निकलती है, ठीक है, राइट। अदरवाइज अगर आप अपनी एनसीईआरटी डेफिनेशन में जाएं, क्योंकि बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको व्हाट आर जियोलाइट्स, या गिव वन एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट्स। सो दे आर माइक्रोपोरस, मतलब बहुत छोटे उसमें पोर्स हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है, विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स, जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम्स जो हैं, सिलिकेट का नेटवर्क जो है, ठीक है, उसमें सिलिकेट की बेसिक यूनिट क्या है, SiO2, राइट। सो जिसमें कुछ जो सिलिकॉन एटम्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अदरवाइज जियोलाइट्स की एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोलाइट्स कैसे होते हैं, हनीकॉम्ब की तरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर शेप का रिएक्टेंट ही आके उसके ऊपर बैठ सकता है। सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। So they are shape selective catalysts, and they are crystalline solids made of silicon, aluminum, oxygen, having honeycomb like structure, ठीक है। और मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं, आपके एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी एप्लीकेशन दी है कि इसको बहुत वाइडली यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जिसमें अल्कोहल से डायरेक्टली गैसोलीन बनाया जाता है, उसमें जियोलाइट ZSM5 डाल के, ठीक है। वन मोर थिंग, जियोलाइट्स को लैब में भी आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है एंड नेचुरली भी बन सकते हैं। नेचुरली अराउंड 40 जियोलाइट्स पाए गए हैं नेचर में, ठीक है। सो और सेकेंड इज OBOGS. What is OBOGS? This is a term which is used in aviation industry, that is on board oxygen generating system. Zeolites को एरोप्लेन्स में भी फिट होते हैं to increase the supply of oxygen. क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके क्रू को, ठीक है। Then it is also used for removal of hardness of water. ये आपने पढ़ा था, permanent hardness remove करने के लिए होता है, जिसमें हम permute process पढ़ा था, जिसमें हम सोडियम जियोलाइट यूज करते हैं, ठीक है। So this is about zeolites. Now let's move on to the next topic, that is enzymes. इसको नोट कर लीजिए। Okay, so our next topic is enzymes, ठीक है। जब हमने ये वीडियो शुरू किया था हमने बात की थी एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं और रिएक्शन को बहुत तेज करते हैं। वी हैड टॉक्ड अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड, तो हम वापस आते हैं एंजाइम्स पे, ठीक है। एंजाइम्स की कुछ की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 1, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो आप पढ़ोगे 12th में है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, नाइट्रोजन है उनमें, ऑर्गेनिक है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली दे आर, अगर हम कहें नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। सो दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अगर आप देखो सिंपल कंपाउंड्स हैं कि कॉम्प्लेक्स, और अदरवाइज केमिकल कॉम्पोजिशन किसका है, प्रोटीन्स का है। सो दे आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड अगर इनको आप पानी में घोलो तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका मतलब इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइड्स बहुत डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आर दे कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ बनती हैं, दे आर ओरिजिनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी, इन लिविंग बॉडी, और ये केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट इज जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं उसमें ये कैटलिस्ट का काम करती हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स। तो यहाँ जो मैंने सारे रिएक्शंस लिखे हैं जिसमें एंजाइम्स यूज हो रही हैं, ये क्या हैं, दे आर बायोकेमिकल कैटलिसिस, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, अदरवाइज भी इंडस्ट्री से भी दिए हैं और कुछ लिविंग बॉडी के भी दिए हैं, ठीक है।
तो जैसे ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज केन शुगर। इसमें जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वी हैव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ये तो आप इक्वेशन बायो के मॉलिक्यूल्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम invertase. The cane sugar converts to glucose and fructose. This further जो ये cane sugar है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये molasses की। Basically these two steps are telling you कि alcohol कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सोल्यूशन में फर्दर जाइमेज अनदर एंजाइम क्या करती है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। ये इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम्स कहाँ से आई हैं, दे आर फाउंड इन यीस्ट, ठीक है। YEAST, यीस्ट इज अ फंगस, ठीक है, राइट। उसके बाद ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, दैट स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड टू माल्टोज। स्टार्च किसमें होती है, जो हम रोटी खाते हैं, दैट इज starch, ठीक है। This gets converted to maltose in the presence of an enzyme diastase, ठीक है, राइट। उसके बाद maltose जो है, it gets converted into two molecules of glucose in the presence of an enzyme maltase, and further this is an example जो आपके बॉडी में होता है यूरिया, it gets converted to ammonia and CO2 in the presence of an enzyme urease। कुछ common examples हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, यूजुअली ये जो दो इक्वेशंस हैं ये आपको इस चैप्टर में आ रही हैं, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में आएंगी, और यही इक्वेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगी। तो आप ये वाली दो इक्वेशंस अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्टमक में एक एंजाइम होती है पेप्सिन, ठीक है। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारी एंजाइम्स हैं, जैसे वी हैव रेनिन, जो किसमें हेल्प कर रही है, मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। देन यू हैव ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रही है अमीनो एसिड्स में, ठीक है, राइट। सो वी हैव लॉट ऑफ एंजाइम्स इन द स्टमक आल्सो। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ एंजाइम स्टमक में होती है, कुछ इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, बहुत सारी है। यू हैव अमाइलेज एंड देन यू हैव स्टेप्सिन, तो काफ़ी सारी हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस, ये एंजाइम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में रिलीज करता है, जिससे आपका दूध से दही जम जाता है, ठीक है, राइट। सो दिस आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब हम एंजाइम्स के बारे में और पढ़ते हैं, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ जो आपको दिख रहा है, दिखने में क्या लग रहा है, ये एक ताला चाबी टाइप है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एन एंजाइम वर्क्स। अगर आपकी चाबी एंजाइम है और ताला सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो एंजाइम जो है, जैसे एक चाबी है वो सारे ताले नहीं खोल सकती, तो एक एंजाइम जो है सारे रिएक्शंस में वो कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक चाबी एक पर्टिकुलर ताले को ही खोलती है, ठीक है। सो एज अ बेस द एंजाइम की फंक्शनिंग है, इट इज बेस्ड ऑन अ लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पे जो की है वो आपकी एंजाइम हो गई, ये आपका सबस्ट्रेट या जो आपका रिएक्टेंट होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ इसने एक इंटरमीडिएट बनाया, और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स थे वो अलग हो गए एंजाइम से। तो यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, right? So these are certain characteristics, properties of enzymes. They are highly efficient in nature, which means जो एक एंजाइम मॉलिक्यूल है वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स तक को फटाफट उनसे रिएक्ट कर सकता है। नंबर 2, हाईली स्पेसिफिक, जैसे ये आपको मैंने बताया एक चाबी से सारे ताले नहीं खोल सकते, उसी तरह एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस के लिए माल्टेज यूज हो रही थी, उसके लिए हम यूरिएज या जाइमेज नहीं
यूज़ कर सकते, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, नाउ अगर किसी ने घर पे अपनी मम्मा को दूध से दही बनाते देखा हो तो दे कैन यू सी वो टच करके चेक करते हैं कि मिल्क ल्यूकवार्म है, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, तो उसको ठंडा होने रख देते हैं, ज़्यादा ठंडा हो तो थोड़ा हीट अप करते हैं। सो बिकॉज जब दूध से दही बन रहा है उसमें भी एक एंजाइम है और उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए। ओके, द लॉजिक बिहाइंड इट इज अ प्रोटीन, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डीनेचरेशन, उसका स्ट्रक्चर जो है वो करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, राइट। अगर ऐसे याद ना हुए तो ये बेसिकली टेम्परेचर है क्या, इट्स बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, इट इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, राइट। सो एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दिस इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शंस, मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जिन पे रूम टेम्परेचर लिखा होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, 298 केल्विन। हमने काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, 298 केल्विन लेके नॉनेस्ट इक्वेशन आगे सॉल्व की थी, ठीक है। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, मतलब पीएच क्या होना चाहिए, एसिडिटी या बेसिसिटी लेवल कितना होना चाहिए, 5 to 7। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच मींस, दिस मींस दैट एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होएगी, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब इट विल गिव इट्स बेस्ट इन दिस टेम्परेचर रेंज, हियर दिस मींस इट विल गिव इट्स बेस्ट इन दिस पीएच रेंज। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे स्टमक में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम चाहिए पेप्सिन को, तो पीएच ड्रॉप्स टू 3 to 4 ऑल्सो, ठीक है, राइट। उसके बाद जो इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हैं उनको बेसिक मीडियम चाहिए, तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बट ऑन द होल ऑन एन एवरेज दिस इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज, ठीक है। एक्टिविटी इंक्रीजेस, अप एरो है इंक्रीजेस के लिए यूज करती हूँ और डाउन एरो डिक्रीजेस के लिए अपने वीडियोस में। एक्टिविटी इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स। बेसिकली कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, जैसे विटामिन हो गए या कुछ आयंस हो गए, जैसे सोडियम आयन, मैंगनीज आयन, कैल्शियम आयन, जो एंजाइम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर अफेक्टेड बाय इनहिबिटर्स या पॉइजन्स, उनको खराब कर सकते हैं, जैसे कैटलिस्ट को पॉइजन्स खराब कर सकते हैं, वैसे इनहिबिटर्स भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एंजाइम्स। अगर आप साथ के साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट्स भी देखो, ठीक है, तो कुछ चीज़ें सेम हैं, दैट इज कैटलिस्ट्स आर हाईली एफिशिएंट, नंबर 1। नंबर 2, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। सम ऑफ देम आर, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं है, बट दे आर स्पेसिफिक बिकॉज आपने देखा एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे, ठीक है। सो वो भी कैटलिस्ट के लिए है। कैटलिस्ट के लिए टेम्परेचर, पीएच इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, ओके। उसके बाद कैटलिस्ट जो है उनको प्रोमोटर्स उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, पॉइजन्स उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो कैटलिस्ट के लिए क्या है, थोड़ा से चाहिए होते हैं, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, राइट। प्रोमोटर्स उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, पॉइजन्स उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटलिस्ट्स में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, which is they do not alter the equilibrium, ठीक है। अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो वो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज करता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है। एंड लास्टली कैलकुलेट, जो कैटलिस्ट है वो एंथैल्पी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता, दैट इज डेल्टा ई या डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट ऑल्टर्ड बाय कैटलिस्ट, बिकॉज व्हाट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब वो कोई भी रास्ते से फॉलो किया हो, आपने रिएक्शन कैटलिस्ट यूज किया नहीं किया, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं कैटलिस्ट्स के फीचर्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है, ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा
स्पेसिफिक है। नंबर 3 हमने पढ़ा प्रोमोटर्स उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। फिर हमने पढ़ा इनहिबिटर्स या पॉइजन्स उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम को ऑल्टर नहीं करता, डज नॉट ऑल्टर। और उसके बाद हमने पढ़ा इट डज नॉट चेंज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ चेंज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे एंथैल्पी है उसको चेंज नहीं करता। ठीक है, so go through this video lecture very carefully, very important from exam point of view, although it's completely theoretical. Thank you and stay safe.